हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नवदीप सर्स फिजिक्स क्लास। तो देखिए स्टूडेंट्स अपने कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 न्यूक्लियर फिजिक्स राजस्थान बोर्ड का, और सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 13 है ये, न्यूक्लियाई के नाम से, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए प्रीवियस वीडियो में जो अपने बुक के क्वेश्चंस है वो कर लिए थे, जो कि पहले वाली वीडियो में अपने डिस्कस कर चुके थे। प्रीवियस वीडियो में मर्ज करके मैंने उनको डाल दिया था। आज देखो अपने जो करेंगे इसमें वो क्वेश्चंस ऑफ बुक पार्ट नंबर 2 है, ये पार्ट फर्स्ट प्रीवियस वीडियो में था। इसमें अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे, एक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और एक शॉर्ट आंसर टाइप। और शॉर्ट आंसर टाइप में मैं वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपकी बुक में जो आपकी बुक में थोड़े नए हैं, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने चैप्टर में सीधे डायरेक्टली डिस्कस नहीं किए हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, और जो आपने डिस्कस कर लिए हैं और ऑलरेडी टॉपिक कर चुके हो वो मैं नहीं करवाऊँगा। ओनली वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जिनके आंसर आपको ढूंढने थोड़ी मुश्किल हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो अपना इसमें कर रहे हैं वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 से अपने स्टार्ट करते हैं, 5th क्वेश्चन है ये। तो देखिए क्या आपको गिवन है, पहले जो क्वेश्चंस जब भी आपको करने हो तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि सबसे पहले गिवन क्या है, क्या चीज़ फाइंड करनी है, फिर उससे रिलेटेड फार्मूला देखना होगा आपको भी, फार्मूला कौन सा लगेगा इसमें। तो देखिए आपको क्वेश्चन है कि 92 यूरेनियम 238 आफ्टर ए सीरीज ऑफ डिकेज ट्रांसफॉर्म्स टू ए स्टेबल एंड प्रोडक्ट लेड 82206, द नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इमिटेड इन द प्रोसेस आर। तो देखो क्या पूछा हुआ आपसे कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, और वो यूरेनियम का न्यूक्लियस किस में चेंज हो जाता है, लेड के न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, आपसे पूछा हुआ है कि जब ये यूरेनियम का न्यूक्लियस इस लेड में चेंज हो रहा है तो इसमें से कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस होता है वो जब भी क्या करता है, स्टेबल न्यूक्लियस में चेंज होता है तो उसमें अल्फा और बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। तो आपसे नंबर ऑफ अल्फा और बीटा पार्टिकल जितने इमिट हुए हैं वो आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आपसे यही पूछा हुआ है, और ऐसा क्वेश्चन अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में भी पढ़ेंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तो आपको पहले पता होना चाहिए भी जब भी अल्फा और बीटा पार्टिकल निकलेगा किसी भी न्यूक्लियस से तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो देखते हैं पहले अपने कि वी नो दैट आफ्टर इमिटिंग अल्फा पार्टिकल द मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई डिक्रीजेज बाय 4, यानी कि जो पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसका मास नंबर कितना डिक्रीज हो जाता है, 4 डिक्रीज हो जाता है। एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2, यानी कि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है। और जब भी बीटा डीके होगा मास नंबर रिमेन्स सेम, क्योंकि बीटा जो डीके है उसमें अपने यही लिखते हैं -1E0, या फिर क्या लिखते हैं जब पॉजिट्रॉन निकलता है तो +1E0। तो ऊपर जीरो रहता है तो तभी क्या होता है, जब भी बीटा इमिशन होता है, बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो उसमें मास नंबर चेंज नहीं होता। लेकिन बीटा नेगेटिव में क्या हो जाता है, जो आपका एटॉमिक नंबर है, ये बीटा नेगेटिव डिके है तो उसमें एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, मतलब 1 से इंक्रीज हो जाता है। और जब भी पॉजिट्रॉन निकलता है तो पॉजिट्रॉन में क्या आ जाता है, जो एटॉमिक नंबर है वो -1 हो जाता है, जो आपका क्या आएगा, डॉटर न्यूक्लियस आएगा उसका। तो वही चीज़ है, आपको यहाँ पे बीटा पार्टिकल लिखा हुआ मिला है, तो जब तक आपको बीटा प्लस और बीटा माइनस दोनों के बारे में ना बताया हुआ वो आपको हमेशा इसको बीटा माइनस ही एज्यूम करना है, बीटा नेगेटिव लेके चलना है इसे। ये बात याद रख लेना आप हमेशा न्यूमेरिकल्स में, जब आपको ना दिया वो कुछ भी तो आपको बीटा नेगेटिव एज्यूम करके चलना है। तो अब देखो आप कि दो न्यूक्लियस आपको दी हुई हैं, एक यूरेनियम और एक लेड। ये तो जो यूरेनियम वाला है ये कौन सा है, पेरेंट न्यूक्लियस, और ये वाला कौन सा है, डॉटर न्यूक्लियस है। तो अब देखो कि अपने क्या करते हैं, निकालते हैं इसमें डिफरेंस बिटवीन मास नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियाई। दोनों जो न्यूक्लियाई हैं उनके मास नंबर का डिफरेंस, तो 238 यूरेनियम का और ये लेड का है, तो दोनों के मास नंबर में डिफरेंस कितना आ गया, 32 आ गया। अब आपको पता है कि जब अल्फा पार्टिकल निकलता है उसमें तो मास नंबर 4 से डिक्रीज हो जाता है,
लेकिन जब भी बीटा पार्टिकल निकलेगा तो इसमें मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ज़ीरो। तो मास नंबर कम हो क्यों रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, बिकॉज अल्फा पार्टिकल्स इज इमिटिंग। अल्फा पार्टिकल के निकलने के कारण ही क्या हो रहा है, मास नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो देखो एक जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 से मास नंबर डिक्रीज हो जाता है, 4 डिक्रीज हो जाता है। तो 32 कब डिक्रीज होगा, मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल अपने यहाँ से निकाल लेंगे 32/4, मतलब 8 अल्फा पार्टिकल। मतलब जब इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तभी इसका जो मास नंबर है वो 32 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास अल्फा पार्टिकल की तो वैल्यू आ गई भी, कितने अल्फा पार्टिकल है, 8 है। ठीक है। अब देखो क्या है कि जो उनके एटॉमिक नंबर मतलब Z के बीच जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है दोनों न्यूक्लियस के, तो 92 - 82 मतलब 10 आ रहा है, ये 10 आ रहा है ना। तो अब आपको पता है कि एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर जो एटॉमिक नंबर होता है मतलब Z होता है वो कितना डिक्रीज हो जाता है, 2 से डिक्रीज हो जाता है। अब निकल कितने रहे हैं, यहाँ पे 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। तो जो इसका एटॉमिक नंबर मतलब Z की वैल्यू थी, देखो एक अल्फा पार्टिकल निकलने पर तो 2 से डिक्रीज होती है, और अगर इसमें से 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं तो टोटल कितनी डिक्रीज हो जाएगी, ये 16 डिक्रीज हो जाएगी। तो 16 डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन डिक्रीज हो कितनी रही है, 10 नहीं हो रही है। मतलब कि इस 16 को क्या किया, कोई ना कोई चीज़ इसमें से माइनस हो रही है जिसके कारण ये 10 नहीं हो रहा है। होनी 16 चाहिए थी लेकिन हो 10 नहीं रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो इसका मास नंबर को इंक्रीज कर रहा है कोई ना कोई, और वो कौन है, बीटा पार्टिकल्स है। क्योंकि आपको पता है बीटा पार्टिकल क्या करता है, बीटा नेगेटिव मास नंबर को सॉरी एटॉमिक नंबर को 1 से इंक्रीज कर देता है, जो बीटा नेगेटिव होता है। तो देखो होना तो 16 चाहिए था, लेकिन बीटा जो नेगेटिव है इन्होंने इसको क्या बना दिया, 10 बना दिया। तो कितने बीटा नेगेटिव निकले कि ये 10 बन गया 16 से, यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है ना, क्योंकि 16 में को 10 में चेंज करने के लिए कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो वही चीज़ लिखा है, बट आफ्टर एमिटिंग बीटा अल्फा पार्टिकल आफ्टर एमिटिंग 8 अल्फा पार्टिकल, ये बीटा नहीं 8 अल्फा पार्टिकल एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज बाय 8 × 2 = 16, बट इट इज़ लेस 10 फ्रॉम पेरेंट न्यूक्लियस। पर अपने देख रहे हैं कि ये कितना है, पेरेंट न्यूक्लियस से 10 ही क्या है, डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में। तो अब देखो क्या है, सो दिस डिफरेंस इज ड्यू टू बीटा डी हो रहा है। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल आपको क्या करना है, जितना अल्फा पार्टिकल के कारण एटॉमिक नंबर डिक्रीज होना चाहिए था वो, और माइनस में क्या कर देना आपको, दोनों का डिफरेंस। तो ये क्या आ जाएगा, 6 इसमें बीटा पार्टिकल आ जाएंगे। तो ऐसे आप अल्फा और बीटा पार्टिकल के नंबर निकाल सकते हो आगे से। अब नेक्स्ट आता है कि कंपटीशन के लिए जो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जब भी आपको क्या करना हो कैलकुलेट, तो आप क्या करोगे, दोनों जो आपके न्यूक्लियस हैं पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियस, उन दोनों के मास नंबर का डिफरेंस और अपॉन में क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो ये आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल आ जाएगा। ये मेथड तो आपने अभी अप्लाई किया ही था। अब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल निकालने तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि 2 × नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी 2 नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल को 2 से अपने मल्टीप्लाई करें, और माइनस में आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ बोथ न्यूक्लियई, जो अभी आपने किया हुआ है, दोनों के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा ये न्यूमेरिकल। इसको 1-2 बार करके देखना, फिर अच्छे तरीके से और समझ आ जाएगा। फिर अपने चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा हुआ है कि फॉर ए ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आर x1 एंड x2, यानी कि आपको दो चीज़ें दी हुई हैं, एक तो ड्यूट्रॉन दिया हुआ है और एक अल्फा पार्टिकल, दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दी हुई है x1 और x2। तो द एनर्जी रिलीज्ड क्यू इन द फ्यूज़न रिएक्शन इज़, इस फ्यूज़न रिएक्शन में अपने को क्या कैलकुलेट करना है, जो ये एनर्जी निकल रही है ना क्यू, ये कैलकुलेट करनी है। मतलब कितनी एनर्जी इसमें फ्री हो रही है फ्यूज़न रिएक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि चाहे न्यूक्लियर फिजन हो चाहे फ्यूज़न हो, दोनों में ही एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या होती है, दोनों के मास में डिफरेंस आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अपने को मास में डिफरेंस ना दे के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे दी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी क्या होती है, मास डिफेक्ट के कारण ही जनरेट होती है। तो अपने को इसको थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की फॉर्म में ही करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। और एक चीज़ और कि जो बुक में इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। सही ऑप्शन आपको मैं यहाँ जो आंसर करवाऊँगा वही होगा, ठीक है ना। बुक में 4 ऑप्शन इसके गलत दिए हुए हैं, कोई भी आंसर उसे मैच नहीं हो रहा है।
तो देखो क्या करेंगे अपने, आपको पता है कि x1 और x2 क्या है, आर द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ पर न्यूक्लियन, सो सी स्क्वेयर इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इट। मतलब कि आपको इस क्वेश्चन में सी स्क्वेयर से तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी निकालनी है, एनर्जी दी हुई है आपको। अगर तो मास दिया होता और मास से एनर्जी निकालनी होती तब तो आप क्या करते हो, मास को सी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर देते हो, आई एम सी स्क्वेयर कर देते हो, ये क्या आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। लेकिन अब आपको दी डायरेक्ट ही एनर्जी हुई है तो सी स्क्वेयर इस एनर्जी में ऑलरेडी इंक्लूड है, मतलब x1 और x2 में सी स्क्वेयर ऑलरेडी इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। तो अब देखो आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो ये एनर्जी रिलीज हुई है वो इस कारण होती है क्योंकि यहाँ पे मास क्या होता है, ज़्यादा होता है और यहाँ पे कम हो जाता है, और जो दोनों के मास में डिफरेंस आता है वो मास किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में चेंज हो जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि इन दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इसकी बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तभी ये एनर्जी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है। तो अपने देखो यही चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पे कि द एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन रिएक्शन इज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, की जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है इनके मास में डिफरेंस के कारण ये एनर्जी फ्री होती है ना। तो अब क्या करेंगे अपने कि इन रिएक्टेंट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की टोटल जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसमें से ये वाली माइनस कर देंगे, प्रोडक्ट वाली। तो आपको पता है कि जो x1 है, x1 आपको दी हुई है, ये ड्यूट्रॉन की है, मतलब ड्यूटीरियम की है, 1H2 की क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मतलब एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी है। तो अब आप देखो 1H2 में टोटल कितने न्यूक्लियन है, 2 न्यूक्लियन है, तो इसकी बाइंडिंग टोटल बाइंडिंग एनर्जी अगर निकालनी है तो वो 2x1 होगी, क्योंकि x1 तो एक न्यूक्लियन की है और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है कितने 1H2 में 2 है, तो 2x1 हो जाएगी। तो इस साइड देखो एनर्जी कितनी हो जाएगी 2x1, तो इस 1H2 की मतलब ड्यूटीरियम की, और 2x1 इसकी आ गई ना। फिर इसमें देखो कि जो आपको हीलियम दिया हुआ है, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है x2 आपको गिवन है, ठीक है ना, ये एक न्यूक्लियन की है। तो हीलियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन है कितने, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ये 4 है, तो टोटल जो इसकी एनर्जी हो जाएगी 4x2 हो जाएगी। आपको वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में डिफरेंस क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जब आप बाइंडिंग एनर्जी को ए से डिवाइड कर देते हो, तो अब जब आपको क्या करना है पर न्यूक्लियन से बाइंडिंग एनर्जी में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4x2 होगी इसकी एनर्जी 4x2। अब दोनों एनर्जी का क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, तो इसमें से ये वाली एनर्जी माइनस कर दो। तो वही चीज़ है कि रिलीज्ड एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो 2x1 प्लस 2x1 माइनस 4x2, तो 4x1 माइनस 4x2 आ गया, तो ये 4x1 माइनस x2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी बुक में कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है इससे। कई स्टूडेंट्स को वहम होता है, दिखा देता हूँ मैं। देखो कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन था ये वाला। तो 8th क्वेश्चन में देखो 4x1 माइनस x2 कोई भी आंसर नहीं आ रहा, x1 प्लस x2 आ रहा है, x1 प्लस x1 आ रहा है, एक ये आ रहा है 2x1, 2 वाला तो है ही नहीं, तो ये दोनों तो है ही नहीं, ना ही प्लस वाला है। यहाँ एक ऑप्शन ये आना था 4x1 माइनस x2, ये वाला ऑप्शन आना था यहाँ पे, लेकिन इन्होंने गलत दे रखा है। तो अपना जो आंसर है वो सही आंसर यही है 4x1 माइनस x2। अब नेक्स्ट देखो 10th क्वेश्चन अपने कर रहे हैं। बीच वाले क्वेश्चन आपको मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं, तभी मैं उनको नहीं उठा रहा हूं, प्रीवियस वीडियो थी, आप पार्ट नंबर 15 में देख सकते हो, वहां पर सारे क्वेश्चंस मैंने मर्ज करके डाले हुए हैं, ठीक है, जो प्रीवियस जो बीच में बचे हुए क्वेश्चंस है वो वाले। तो अब देखो एक बहुत ही यानी नए टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ना ही तो अपने चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक पढ़ा है और ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन अब तक किया है, तो नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या पूछा हुआ आपसे देखो कि इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ 40% एफिशिएंसी 10 की पावर 14 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड टेक्स प्लेस, इफ एनर्जी पर फिजन इज 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन आउटपुट पावर ऑफ द रिएक्टर इज। अब देखो क्या पूछा हुआ आपसे, पहले तो क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझ में आएगा फिर ही आप आंसर कर सकते हो। कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है ना, और इस न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है
कि जो इसमें फिजन प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर में फिजन प्रोसेस होती है, इसमें 10⁻14 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड हो रहे हैं। मतलब एक सेकंड में कितने न्यूक्लियस आपके डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं या फिजन हो रहे हैं, 10⁻14 न्यूक्लियस का। ठीक है, तो और एक जो फिजन है उससे अपने को 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि इस जो न्यूक्लियर रिएक्टर की है वो पावर निकालनी है, आपने आउटपुट पावर निकालनी है। देखो आउटपुट पावर का मतलब भी उसमें जनरेट जो हो रही है वो तो उसकी इनपुट पावर है, मतलब जो उसमें फिजन के कारण जनरेट हो रही है वो इनपुट है, और बाहर आउटपुट अपने को जो मिल रही है। तो आउटपुट अपने को एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि एफिशिएंसी होता है भी जो इनपुट पावर उसमें बन रही है उसका कितना परसेंटेज अपने को आउटपुट की फॉर्म में मिल रहा है। तो आप जितनी एनर्जी निकालोगे उसका 40% निकालना पड़ेगा, वो उसकी क्या आ जाएगी, आउटपुट पावर आ जाएगी। तो देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, पहले देखो जो चीज़ इसमें दी हुई है ना वो चीज़ लिख लो आप। तो जो इसमें 10⁻14 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड दिया हुआ है, ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है dN/dt, जिसको अपने बोल देते थे अगर आपको याद हो तो ये दिया हुआ आपने को गिवन है 10⁻14 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, और एक डिसइंटीग्रेशन से जो अपने को एनर्जी मिलती है वो 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलती है, इतनी एनर्जी मिली। तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा ही यूनिट नहीं है, इसको आपको जूल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा ही यूनिट ना होके वैसे ही एक यूनिट है एनर्जी की, इसको आपको पहले जूल में चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो आंसर जो आपको देना है ना वो वॉट में देना है। ठीक है, तो वॉट क्या होता है, ऐसा यूनिट होती है, तो इसको भी ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो अपने क्या करेंगे, 250 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो 250 10⁻6 क्या हो गया, मेगा, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतने जूल अपने को एक डिसइंटीग्रेशन से एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, 10⁻14 डिसइंटीग्रेशन से एनर्जी निकालनी है। तो जो ये एनर्जी आई है ना आपकी एक डिसइंटीग्रेशन वाली, इसको अपने 10⁻14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, इनपुट पावर आ जाएगी। सो पावर फ्रॉम वन डिसइंटीग्रेशन, यानी डिसइंटीग्रेशन से पावर कितनी मिलेगी, एनर्जी फ्रॉम वन डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, मतलब अपने को एक डिसइंटीग्रेशन से जितनी एनर्जी मिलती है उसको रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टोटल पावर आ जाएगी। यहाँ पावर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन, वन मत लिखना यहाँ पे, ये वन मैंने लिख दिया, ध्यान नहीं रहता, गलती हो जाती है। पावर फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन लिख देना, या यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना आप इनपुट पावर, जो उसके अंदर बन रही है उसको इनपुट पे मिल रही है पावर। तो देखो पावर ये है कैसे, पावर हुई कैसे, देखो जूल तो इसकी यूनिट आ गई और डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड इसकी आ गई। तो डिसइंटीग्रेशन तो नंबर होता है, ये कोई यूनिट ना हो के क्या होता है, एक नंबर होता है। तो जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, पावर की होती है, जिसको अपने क्या लिख देते हैं, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, वॉट लिख देते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर वाले चैप्टर में वॉट। तो देखो क्या है, ये तो आ गई एनर्जी, तो एनर्जी लिख दी और इंटू 10⁻14। तो अब देखो टोटल पावर्स कितनी हो जाएंगी, ये 10⁻6 और ये 10⁻14 है, तो 10⁻20 और 10⁻19 ये है, तो ये यहाँ पे रह गया 10, और 10 को जब 1.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 16 बन जाएगा। अब 250 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 4000 वाट आ जाएगा, या इसको 4 किलोवाट बोलेंगे। तो अब कई स्टूडेंट्स तो यहीं देख के आंसर लगा देंगे भाई ये 4 किलोवाट आंसर आ गया, बट ये इनपुट पावर है। आपको एक चीज़ और दी हुई है एफिशिएंसी इसकी, उससे आउटपुट पावर आएगी, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्टर इज़ 40%, सो वी गेट ओनली 40% पावर ऑन आउटपुट, यानी आउटपुट पे अपने जो पावर अपने को मिल रही है उसका 40% ही मिलेगा। तो इस 4 का 40% निकाल लेंगे अपने। ठीक है, तो 4 का 40% क्या होता है, 4 इंटू 40/100, तो ये आ जाएगा 160, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो 160/10 16/10, तो 1.6 किलोवाट आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, मतलब ये वाला। तो एक अलग से टाइप का क्वेश्चन था, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं है कंपटीशन में, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर 11th क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा हुआ है। 11th में पूछा है कि ओरिजिन ऑफ बीटा इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड ड्यूरिंग डीके इज,
यानी कि बीटा नेगेटिव जो बीटा नेगेटिव होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, आपको मैंने बताया था। दूसरे बीटा पॉजिटिव तो पॉजिट्रॉन हो जाते हैं, लेकिन बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बीटा डीके की प्रोसेस होती है कहाँ से आते हैं, मतलब बीटा नेगेटिव जो पार्टिकल है यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से मिलता है अपने को। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ो। फ्रॉम इनर ऑर्बिट्स ऑफ एटम, यानी ऑर्बिट एटम जो होता है उसके इनर ऑर्बिट से, या फिर फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इन न्यूक्लियस, या फिर जो क्या होते हैं एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाले होते हैं, ये भी नहीं है। फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस, यानी कि किसी न्यूट्रॉन का जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है तब मिलते हैं। और फोर्थ है कि व्हेन ए फोटोन इज इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो फोटोन वाली तो बात ही नहीं आई थी। ना ही इसमें क्या होते हैं इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये वाली प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस मैंने आपको बताई भी थी, बीटा डीके वाला टॉपिक आया था कि क्या होता है बीटा नेगेटिव जब डीके होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे बनता है न्यूक्लियस से। तो क्या होता है एक न्यूट्रॉन क्या होता है ब्रेक हो जाता है, न्यूट्रॉन ब्रेक होके अपने को एक प्रोटॉन देता है, एक बीटा नेगेटिव या इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल अपने को मिलता है। यानी ये एक न्यूट्रॉन के टूटने से अपने को या न्यूट्रॉन के ब्रेक होने से अपने को तीन चीज़ें मिलती हैं, तीन पार्टिकल्स मिलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब भी अपने को बीटा डीके प्रोसेस में मिलेगा वो किससे मिलेगा कि फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा हुआ आपसे कि इन एन एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ में क्या होता है कि हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डीके, यानी कोई जो आपका मटेरियल है उसके हाफ न्यूक्लियस डीके हो जाते हैं, तो ये तो हाफ लाइफ में होते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर मोर देन हाफ ऑफ द न्यूक्लियर डीके, वो अपने को देखना पड़ेगा कितने होते हैं, लेस देन हाफ और ऑल तो कभी नहीं होते, और ना ही क्या होते हैं हाफ होते हैं, तो आंसर इन दोनों में से होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए एवरेज लाइफ की डेफिनेशन। अगर आपको डेफिनेशन पता है फिर आप क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो कि इस दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो आप एवरेज लाइफ जब आप पढ़ते हो तो उसकी डेफिनेशन में आता है कि एवरेज लाइफ में जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई हैं वो क्या होते हैं 32.2% रह जाते हैं, सॉरी 36.2% अपने जो स्टार्टिंग वाले नंबर का रह जाते हैं, और इतने न्यूक्लियाई क्या हो जाते हैं डिके हो जाते हैं 63.8% ऑफ न्यूक्लियाई। तो 63.8 बताओ हाफ से ज़्यादा है या कम है, तो हाफ से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि हाफ क्या हो जाता है 50% हो जाता है। 50% को आप हाफ बोलते हो, तो हाफ न्यूक्लियाई तो 50%, तो 63.8% न्यूक्लियाई जब डिके हो जाते हैं तो ये मोर देन हाफ ऑफ द न्यूक्लियाई, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर 14 क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वैसे तो आप इस 17 चैप्टर में पढ़ोगे डिटेल में, तो आपने इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो किसको पढ़ा था, टेबल देखना उठा के जो अल्फा बीटा और गामा का कंपैरिजन किया था, तो उसमें गामा रेज जो थी वो क्या थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज थी। और इनकी खासियत क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेज की, कि ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं किसी भी, यानी एक जो एयर मीडियम होता है या वैक्यूम होता है उसमें लाइट की स्पीड से क्या करती हैं ट्रैवल करती हैं। फिर 15 क्वेश्चन आता है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, क्या पूछा हुआ है कि 10 नियॉन 23 आफ्टर एनर्जी एब्जॉर्प्शन डिकेज इनटू 2 अल्फा पार्टिकल्स एंड एन अननोन न्यूक्लियस, द अननोन न्यूक्लियस इज। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं भाई, क्या होता है कि जो ये नियॉन है ये क्या करता है इसको अपने कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं बाहर से, तो इस ये वाला न्यूक्लियस क्या हो जाता है डिके हो जाता है, और इसके डिके में एक तो अननोन न्यूक्लियस मिलता है एक्स और 2 अल्फा पार्टिकल निकल जाते हैं। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये जो अननोन न्यूक्लियस है ये कौन सा एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, बोरोन है, सिलिकॉन है या कार्बन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो नया न्यूक्लियस आ रहा है उसका एटॉमिक नंबर कितना है। एटॉमिक नंबर से आप एलिमेंट का पता लगा सकते हो। ठीक है, तो अब देखो जो ये क्या है नियॉन है, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10 है। तो अब इसमें से जब 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए, तो आपको पता है एक अल्फा पार्टिकल जब इसमें से डिके होता है तो उसके जाने से जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाता है, 2 से डिक्रीज हो जाता है। तो 2 अल्फा पार्टिकल निकले तो कितना डिक्रीज हो गया 4, तो कितना रह जाएगा
10 तो पहले था और इसमें से गया 4 दो अल्फा पार्टिकल के जाने से, तो रह गया 6। और 6 नंबर पे कौन सा एलिमेंट आता है? कार्बन आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कार्बन हो जाएगा 4th नंबर पे। तो वही चीज़ है कि आफ्टर डीके ऑफ 2 अल्फा पार्टिकल जो एटॉमिक नंबर होगा वो 6 हो जाएगा। और मास नंबर मैंने यहाँ पे वैसे लिख दिया, चलो ज़रूरत तो नहीं है। 22 माइनस, देखो एक अल्फा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर 4 डिक्रीज होता है, तो 2 के निकलने से कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 मतलब 8। तो 14 ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो 22 में से 8 गया तो ये 14 हो जाएगा। सो द अननोन न्यूक्लियस इज कार्बन, या 6C14 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो देखो ये क्वेश्चंस आप वैसे सारे पढ़ चुके हो, यानी कि चैप्टर में मैंने सारे क्वेश्चन ये आपको करवा दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे चलो रिवाइज के लिए थोड़ा सा डिस्कस करवा देता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन के ही हैं सारे क्वेश्चन, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल है इसमें, वो थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सारे क्वेश्चन छोटे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन अपने कर चुके हैं कि राइट एनर्जी इक्विवेलेंट इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ 1U मास। 1U मास की इक्विवेलेंट एनर्जी बतानी है आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो वो आपको पता है कितनी होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या सही जो वैल्यू होती है ना इसकी वो 931.5 होती है। तो लेकिन अगर आप 931 भी लिखते हो तो ये भी सही है, क्योंकि अपने पुट तो ये वाली वैल्यू ही करते होते हैं। ठीक है, तो 931 लिखो या 931.5 लिखो, एक ही बात है। दोनों में से दोनों ही आंसर सही हैं आपके। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या आता है कि ए न्यूक्लियस आफ्टर बीटा डीके कन्वर्ट्स इनटू इट्स आइसोटोप और आइसोबार विच। यानी कि जब भी कोई न्यूक्लियस बीटा पार्टिकल का डीके करता है तो ये किस में चेंज होता है? आइसोटोप में चेंज होता है या आइसोबार में चेंज होता है? तो पहले तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, आइसोबार और आइसोटोप क्या होते हैं। तो आइसोटोप तो वो होते हैं कि जिनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है सेम रहता है। और आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी बीटा डीके होगा, बिकॉज आफ्टर बीटा डीके चाहे तो बीटा पॉजिटिव डीके है वो, और चाहे ही वो बीटा नेगेटिव डीके है, द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ ए न्यूक्लियस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज। या तो क्या होता है, जब बीटा पॉजिटिव डीके होगा इसमें तो डिक्रीज होगा, और बीटा नेगेटिव डीके होगा तो इंक्रीज होगा 1 से, बट मास नंबर ऑफ रिमेन्स सेम। तो मास नंबर सेम रहे और एटॉमिक नंबर चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? अपने आइसो बार बोल देते हैं। तो मतलब बीटा डीके से जो अपने को डॉटर न्यूक्लियस मिलता है, डॉटर न्यूक्लियस मिलता है, वो पेरेंट न्यूक्लियस का क्या होता है? आइसो बार होता है। ठीक है ना। फिर इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वेश्चन कि फॉर विच अल्फा और बीटा रेज एनर्जी स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट। तो ये आपको मैंने टेबल में करवाया था, जब अल्फा और बीटा की टेबल करवाई थी तो उसमें बताया था कि अल्फा रेज का जो क्या होता है एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। तो अल्फा रेज का, बीटा का कंटिन्यूस होता है और गामा का फिर से क्या आ जाता है? डिस्क्रीट आ जाता है। डिस्क्रीट का मतलब भी इसमें जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं हर एक की एनर्जी अलग अलग होती है और कोई फिक्स रेंज में नहीं होती भी, इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी सारे अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। लेकिन बीटा डीके होता है उसमें एक रेंज होती है एनर्जी की, भी इतनी एनर्जी से इतनी एनर्जी में हर एनर्जी का क्या निकलेगा? एक बीटा पार्टिकल इसमें से इमिट होगा। तो तभी क्या होता है उसका तो जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, और इसका क्या होता है? डिस्क्रीट होता है अल्फा डीके का। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है ऑन व्हाट टाइप ऑफ चेन रिएक्शन द वर्किंग ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड। न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सी रिएक्शन पे बेस्ड होता है? तो आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होती है ना उस पर बेस्ड होता है ये। इसमें कंट्रोल्ड में क्या होता है आपको वो चीज़ भी पता होनी चाहिए कि के की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ठीक है ना। के आपको बताया था ना, के ही अपने डिफाइन करता है भी कौन सी रिएक्शन कंट्रोल्ड है कौन सी अनकंट्रोल्ड है। तो जो के है इसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर इसको बोला था के को। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन राइट नेम ऑफ एनी वन मटेरियल यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये क्वेश्चन ने इस बार आया था, शायद 2020 में आया था ये। तो क्या है कि इसमें आपको बताना है कोई भी एक मटेरियल जो यूज़ होता हो मॉडरेटर की फॉर्म में न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो आपको पता है मैंने बताया था ग्रेफाइट और हैवी वाटर दोनों ही क्या होते हैं? मॉडरेटर के फॉर्म में यूज़ होते हैं दोनों ही मटेरियल्स।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि राइट रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ कैपिटल टी एंड डीके कांस्टेंट लैम्डा फॉर ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ मैंने आपको कहा था बुक में इसको कैपिटल टी लिखा हुआ है, लेकिन मैंने आपको जो डेरिवेशन करवाए हैं उसमें इसको टी हाफ से लिखा हुआ है मैंने। तो बात एक ही है, चाहे कैपिटल टी लिखो चाहे टी हाफ लिखो, तो दोनों में रिलेशन बताना है लैम्डा और टी हाफ में। तो टी हाफ इज इक्वल टू होता है 0.693 बाई लैम्डा, और अगर यहाँ पे कैपिटल टी दिया तो कैपिटल टी लिख दो 0.693 अपॉन लैम्डा, जो कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज इक्वल टू डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, या इसको नया नाम दिया था मैंने बताया था बेक्रेल। बेक्रेल इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। फिर 9th क्वेश्चन देखो, 9th में क्या है कि आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, अब ये क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया आपका, इसको ध्यान से करना। तो आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिमेन्स, कि 4 हाफ लाइफ का टाइम दिया हुआ आपको और पूछा हुआ आपसे कि 4 हाफ लाइफ के बाद कोई भी सब्सटेंस है वो अपनी इनिशियल अमाउंट का कितना परसेंटेज बचा रह जाएगा, मतलब कितने उसमें क्या हो जाएंगे, जो न्यूक्लियस हैं वो रह जाएंगे एक्टिव जो होंगे। ठीक है, तो अब देखो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि मैंने कहा था कि ये वाला फार्मूला हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन में पक्का यूज़ होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला इसमें लगाएंगे। देखो क्या है कि आपको टाइम गिवन है, जो चीज़ गिवन है वो लिख लो, टाइम किसके इक्वल है? 4 हाफ लाइफ्स के बराबर है। तो टी इज इक्वल टू अपने लिख लेते हैं 4 इंटू टी हाफ, क्योंकि 4 हाफ लाइफ की इक्वल टाइम आपको गिवन है। फिर आपको कहा हुआ है कि ये वाला फार्मूला मैंने आपको बताया था और इस पे बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल भी मैंने करवाए थे आपको, अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो जो न्यूमेरिकल वाली 15 पार्ट देखना। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या कर देते हैं, इस टी, ये वाला जो टी है इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं जो अपने को गिवन है, और तो किसी की वैल्यू नहीं गिवन। तो क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे 4t हाफ, और अपॉन में टी हाफ पड़ा ही है n अपॉन एन ज़ीरो। तो n अपॉन एन ज़ीरो इज इक्वल टू, यहाँ टी हाफ से टी हाफ कैंसिल, ऊपर बचा 4, तो 1/2 की पावर 4 1/16। अब आपसे परसेंटेज पूछा हुआ है, तो जब भी किसी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, मान लो आपको 1/2 दिया है तो इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो आप क्या करते हो, इस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो। किसी भी फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये तो ये कितना हो गया, 50% हो गया। इसी तरह से आपको अगर मान लो 1/4 दे दें और इसको आपको परसेंटेज में चेंज करने को कहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यही आता होता है। तो वही चीज़ है कि 1/16 को भी आपको क्या करना है, फ्रैक्शन में गिवन है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई, और ये n अपॉन एन ज़ीरो था तो ये n ज़ीरो क्या चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे चला जाएगा। तो n0 अपॉन 16 आ गया n की वैल्यू, और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई। तो 16 को जब 100 से कैंसिल करोगे तो ये 6.25% ऑफ n0 आ जाएगा। मतलब n0 तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस थे उसमें, वे कितने थे, और 4 हाफ लाइफ के बाद उसमें बचेंगे कितने, 6.25% बचेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास कि विच न्यूक्लियर रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी जनरेशन इन सन। तो सन और स्टार में मैंने आपको बताया था कौन सी रिएक्शन होती है, जो बेथे ने साइकिल दिया था उसने बताया था कि न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है, या थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न भी इसको बोल देते हैं, तो वो रिएक्शन होगी इसमें। फिर नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आप आज स्टार्टिंग ऐसे क्वेश्चन से की थी आपने। देखो क्या है कि आपसे पूछा हुआ है कि ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैविंग मास 218, यानी कि 218 उसका मास नंबर गिवन है आपको, और एटॉमिक नंबर 84 है। अब ये क्या करता है, एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल इमिट करता है, तो व्हाट आर द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ आफ्टर डीके, यानी कि जब इसमें से ये बीटा डिके हो जाता है, मतलब बीटा पार्टिकल इमिट हो जाता है, तो आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों ही फाइंड करने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बीटा डीके चाहे तो बीटा पॉजिटिव हो चाहे बीटा नेगेटिव डीके हो, दोनों में ही जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है, मास नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। तो मास नंबर तो रहेगा रिमेन्स सेम, तो ये तो रहेगा 2180 जो आपको गिवन है। फिर आता है एटॉमिक नंबर, तो देखो कौन सा डीके हो रहा है, बीटा नेगेटिव। तो बीटा नेगेटिव डीके में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मास नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा इसमें।
फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है, डज देयर ए लॉस इन मास नंबर आफ्टर गामा डीके। गामा डीके के बाद पूछ रहा है भी आपसे मास नंबर में लॉस होता है या नहीं होता। तो गामा डीके में मैंने आपको बताया था कि गामा डीके में ना तो मास नंबर चेंज होता है और ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होता है, दोनों ही सेम रहते हैं। बस होता क्या है कि जो एक न्यूक्लियस जिसमें अल्फा या बीटा डीके हो चुका है, वो न्यूक्लियस क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है, और जब ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो गामा रेज की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 13 क्वेश्चन है जो कि फ्रॉम विच इट इज़ ईजियर टू टेक आउट ए न्यूक्लियन, आयरन और लेड। देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया हुआ है कि एक लेड और एक आयरन दिया हुआ आपको, इन दोनों में से अगर आपको एक न्यूक्लियन को बाहर लेके आना है इससे, मतलब एक न्यूक्लियन को फ्री करवाना है, तो किस में से इजी होगा न्यूक्लियन को निकालना, मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को अगर मान लो निकालना हो आयरन और लेड में से, तो किस में से निकालना मुश्किल होगा और किस में से निकालना आसान होगा। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको निकालना किस पे यानी कि डिपेंड करता है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा और किसकी कम है। जिसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का यहाँ खेल होगा। तो देखो क्या है कि बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ हाईएस्ट फॉर आयरन अमंग ऑल द एलिमेंट्स। अब आपको बाइंडिंग एनर्जी गिवन तो है नहीं भी लेड की इतनी और आयरन की इतनी है, फिर तो आप बता दो भाई आयरन में से निकालना होगा या लेड में से, अगर आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो तो। वो तो आपको गिवन नहीं है। तो अपने देखो क्या करेंगे, आपको एक चीज़ का पता है कि जो आयरन होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें से क्या होती है, हाईएस्ट होती है। जो आपको इस तरह से ग्राफ बनवाया था ना मैंने, ऐसे करके ग्राफ बनवाया था, और इसमें हाईएस्ट जो एनर्जी वाला ये वाला था, ये कौन सा था, आयरन था, और आयरन के पास ही निकल था। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन के लिए हाईएस्ट होती है। एंड वी नो दैट विच एलिमेंट हैज़ ए हाई वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ हार्डर टू टेक आउट ए न्यूक्लियन, यानी उसमें से एक न्यूक्लियन को निकालना उतना ही हार्ड होता है, डिफ़िकल्ट होता है। सो फ्रॉम लेड इट इज़ ईजियर टू टेक आउट ए न्यूक्लियन एज कंपेरिजन ऑफ आयरन, यानी आयरन के कंपेरिजन में लेड में से क्या होता है जो आप एक न्यूक्लियन को ईजिली फ्री करवा सकते हो, क्योंकि आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हाईएस्ट होती है। फिर 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा हुआ है कि ए न्यूक्लियस अंडरगोज फिजन इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स, विच ऑफ द टू लाइटर और हैवियर पार्ट्स विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि एक न्यूक्लियस और वो न्यूक्लियस क्या हो जाता है, फिजन हो जाता है उसका, और दो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लाइट है उसमें से एक हैवी है। तो आपसे पूछा हुआ है कि लाइट और हैवी में से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी होगी, लाइट की होगी या हैवी की होगी। तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर होती है। तो देखो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी की स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है जो काइनेटिक एनर्जी है। तो मतलब जिसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा। तो वी नो दैट इन न्यूक्लियर फिजन ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ लाइट पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन हैवी पार्टिकल। मैंने आपको बताया था कि जो जब भी आपका न्यूक्लियर फिजन होगा इसमें क्या होता है, जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है उस लॉ का फॉलो होता है, वो वाला लॉ फॉलो होता है। मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे एक जो आपका न्यूक्लियस है वो ज़ीरो है उसका, यानी कि उसका मोमेंटम वो ज़ीरो है एम वी। अब ये क्या होगा, मान लो दो न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, या दो न्यूक्लियस में टूट जाता है अनइक्वल में। तो क्या होगा, अगर इसका मास ज़्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और अगर इसका मास कम है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। लेकिन दोनों का जो सम होगा वो ज़ीरो की इक्वली होगा, मतलब एक का नेगेटिव होगी वैल्यू और एक की पॉजिटिव होगी। ये क्या आ गई, मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको याद रखना है भी जो क्या होता है, लाइट पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, हैवी की कम होती है। तो लाइट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन ऑफ हैवी पार्टिकल। ठीक है। फिर आता है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 में क्या है कि इफ़ द न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस आर वेल सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर टोटल मास इंक्रीजेज फ्रॉम वेयर दिस मास कम्स। अब ये देखो क्या है कि मान लो आपके पास एक न्यूक्लियस था ये वाला, इसमें क्या है, न्यूक्लियंस है, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, पहले तो ये न्यूक्लियस के अंदर बाउंड थे, अब आपने इनको फ्री करवा दिया,
फ्री करवा दिया और यहाँ पे आपने इसको क्या किया, तोला यहाँ पे, ठीक है। तो तोला तो क्या हुआ, इन ये वाले क्या निकले, हैवी निकले, और ये वाले थोड़े लाइट निकले, लेकिन निकले तो इसमें से ही हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि ये वाले जो पार्टिकल हैं जब ये सेपरेट सेपरेट होते हैं, हैवी क्यों होते हैं, और यहाँ पे इनका मास है वो डिक्रीज़ क्यों हो जाता है, रीज़न क्या है इसका, यानी यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मास है वो कहाँ से आ जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी न्यूक्लियन से न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, यानी ये वाले न्यूक्लियंस इस न्यूक्लियस में बाउंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है यहाँ पे, और ये वाली एनर्जी कहाँ आती है, मास से आती है। मतलब यहाँ का कुछ मास किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में। तो उस एनर्जी को अपने बाइंडिंग एनर्जी बोला था, तो वही आंसर है इसका कि द मास कम्स फ्रॉम द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस, यानी बाइंडिंग एनर्जी से अपने को क्या मिलता है, मास की वैल्यू मिलती है। फिर नेक्स्ट जो आता है भाई अपने, वो आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे, और इसमें आपको वो वाले क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी बुक में डायरेक्टली आंसर जिनके नहीं गिवन है, या जो आपको नोट्स मैंने प्रिपेयर करवाए हैं उसमें डायरेक्टली आंसर नहीं गिवन है। तो आपको जो ये मैंने नोट्स में नोट कर रखे हैं ना क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस है ये बस, तो ये वाली नोट करने हैं, बाकी को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने नोट्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, सारे क्या है कि आप ऐसे मान लो दिमाग वाले क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर ये क्वेश्चन हो पाएंगे, अगर आप रट्टा लगाते हो फिर नहीं हो पाएंगे। तो देखो क्या है पहला क्वेश्चन इसमें कि द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज़ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल क्या होता है हाइड्रोजन का, H2 होता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को H2 से लिखते हैं, तो मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, H और H, ठीक है। तो आपको पूछा है कि इन डिस्कसिंग बिहेवियर ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दीज प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इग्नोर्ड बाय, यानी कि जब भी अपने क्या करते हैं इस H2 एटम के बारे में पढ़ते हैं या H2 मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं, तो तब क्या होता है कि जो ये हाइड्रोजन के एटम हैं इनके बिटवीन जो न्यूक्लियर फोर्स है उसको इग्नोर कर देते हैं अपने हमेशा। तो वो क्यों करते हैं, उसका रीज़न क्या है। तो आपको पता है कि जब भी आपको ये चीज़ तो पता है कि मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 2 एटम होंगे, तो 2 एटम में जो हाइड्रोजन होंगे, मान लो एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस तो यहाँ पे है, ठीक है। अब इन्होंने अगर मान लो बॉन्ड भी बनाया हुआ है, तो क्या होगा, दूसरा हाइड्रोजन ऐसे होगा, ऐसे होगा, और यहाँ बीच में इसका क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ऐसे होगा ना। ये 2 बना लिए मैंने, ये H है और ये H है, मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, H2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ऐसे ही होता है, ज़्यादा केमिस्ट्री तो आती नहीं मेरे को, ऐसे ही होगा। तो अब देखो कि यहाँ पे ये कहा हुआ है इसने कि जो ये हाइड्रोजन है दोनों, इनके बिटवीन जो क्या लगता है न्यूक्लियर फोर्स लगता है, उसको इग्नोर कर देते हैं हम। वो क्यों करते हैं, तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है उसका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻15 मीटर के अक्रॉस का होता है, और इतनी रेंज में ही जो ये क्या होता है न्यूक्लियर फोर्स इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर मान लो कि 2 न्यूक्लियस एक दूसरे से इतनी दूर पड़े हुए हैं, तो ये वाली डिस्टेंस लगभग क्या होती है, 10⁻⁻10 मीटर के करीब रेंज की होती है। तो 10⁻⁻15 मीटर तक तो लगता है, लेकिन इससे क्या है 1 लाख गुना ज़्यादा डिस्टेंस आ गई। तो 1 लाख गुना ज़्यादा डिस्टेंस आ गई, यानी 1 लाख टाइम्स डिस्टेंस ज़्यादा आ गई दोनों मॉलिक्यूल के एटम के न्यूक्लियस के बिटवीन। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो अप्रोक्सीमेट 0 होगा या नेग्लिजिबल होगा, तभी अपने क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कहानी आपको अभी बताई है मैंने, वो इस पे आंसर में लिखी हुई है, वो पढ़ के बता देता हूँ कि बिकॉज इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर आर 2 एटम्स प्रेजेंट, द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 एटम्स इज वेरी हाई, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁻10 मीटर, एज कंपेरिजन टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेज 10⁻⁻15 मीटर। मतलब इसके कंपेरिजन में ये वाली डिस्टेंस कितनी ज़्यादा है, 10⁵ टाइम्स ज़्यादा है, मतलब 1 लाख टाइम्स ज़्यादा है इससे। सो एट दिस डिस्टेंस न्यूक्लियर फोर्स इज नेग्लिजिबल बिटवीन दीज प्रोटॉन्स, सो इट इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड। यानी कि तभी क्या होता है कि डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होने पर अपने क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं। फिर सेकंड जो क्वेश्चन आता है इसमें, सेकंड क्वेश्चन देखो कि ए स्टूडेंट क्लेम्स दैट ए हैवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन डिकेज बाय अल्फा इमिशन, व्हाट विल बी योर रिएक्शन।
अब ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये वाला है कि एक स्टूडेंट क्लेम करता है, एक स्टूडेंट ये कह देता है आपको कि हाइड्रोजन का एक हैवी क्या है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का। कोई भी हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, एक ड्यूटीरियम होता है, एक ट्राइटियम होता है। चाहे तो ड्यूटीरियम है चाहे ट्राइटियम है, वो क्या हो जाता है, उसका डिके हो जाता है और वो एल्फा इमिशन मतलब एल्फा पार्टिकल इमिट कर देता है। तो आपका रिएक्शन क्या होगा उस पर, ठीक है, अभी आप उसको क्या कहोगे। तो पहली चीज़ तो ये देखो कि हाइड्रोजन कैसा है, एक लाइट न्यूक्लियस है। हाइड्रोजन कैसा है, चाहे तो हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम है चाहे ट्राइटियम है, वो लाइट न्यूक्लियस की कैटेगरी में आते हैं। तो लाइट न्यूक्लियस कभी भी डिके नहीं होते, उनका क्या होता है, उनका फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न से वो क्या कर सकते हैं, किसी और एलिमेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जिसका मास उससे ज़्यादा हो। तो अब क्या होगा, तो वही चीज़ है कि एक तो स्टूडेंट वो यही चीज़ गलत कह रहा है कि इसका क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके नहीं होके यहाँ पे फ्यूज़न हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिकॉज हाइड्रोजन एंड इट्स आइसोटोप्स आर लाइट न्यूक्लियई, सो दीज डज नॉट डिके बट दीज न्यूक्लियई मेक्स एन अल्फा पार्टिकल बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से बना सकते हैं अल्फा पार्टिकल, लेकिन डिके से कभी भी अल्फा पार्टिकल का फॉर्मेशन ये नहीं कर सकते। और ये रिएक्शन इस टाइप से होती है। ये रिएक्शन चलो आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने आपको बता दी भी दो ट्राइटियम के जो एटम है वो मिलके क्या कर देते हैं, दो ट्राइटियम मिलके एक अल्फा पार्टिकल, दो न्यूट्रॉन और सम अमाउंट में यहाँ पे एनर्जी रिलीज करते हैं। ये रिएक्शन होती है। तो स्टूडेंट का क्लेम गलत है, स्टूडेंट गलत बोल रहा है। डिके की जगह क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर फ्यूजन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन। देखो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड के बाद सीधा 9th आ गया। आपको दिखा देता हूँ मैं। देखो मान लो अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये देखो तो क्या है, डिफाइन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, इसको डिफाइन करो तो आपने पढ़ी हुई है। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर मास डिफेक्ट। न्यूक्लियर मास डिफेक्ट का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियर मास डिफेक्ट ये भी पढ़ा आपने। फिर डिफाइन रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है ये भी आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेशन करवाई हुई है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, मेंशन द रदरफोर्ड सोडी डीके लो, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, सोडी लो आपको करवाया हुआ है नोट्स में। फिर गिव डेफिनेशंस ऑफ हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ टू ए रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एंड राइट रिलेशन बिटवीन देम, यानी कि हाफ लाइफ और जो मीन लाइफ है उसकी डेफिनेशन और दोनों के बीच रिलेशन, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट आता है इसमें कि व्हाट इज़ अल्फा डीके और व्हाट इज़ द टाइप ऑफ अल्फा पार्टिकल एनर्जी स्पेक्ट्रम। अल्फा डीके आपको बताया हुआ, एनर्जी स्पेक्ट्रम इसका बताया था मैंने अभी, डिस्क्रीट होता है। फिर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, वो अपने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 9th क्वेश्चन ये रहा। तो पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मैंने तभी छोड़े हैं क्योंकि ऑलरेडी नोट्स में आप उनको कर चुके हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें देखो क्या होता है कि बीटा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम है, बीटा रे का एनर्जी स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूस क्यों होता है, उसका मतलब क्या है कंटिन्यूस होने का। तो बीटा रे है जो जब भी इमिट होती है, बीटा रेज इमिट होंगी तो इनका जो स्पेक्ट्रम है, मतलब स्पेक्ट्रम होता क्या है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रम होता है एनर्जी का ग्राफ, मतलब जो बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं उनकी कितनी कितनी एनर्जी है। तो वो एनर्जी का ग्राफ जब बीटा पार्टिकल के लिए अपने बनाते हैं ना, तो वो ग्राफ इस टाइप का आता है, ऐसे आता है, ये वाला ग्राफ ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक यहाँ इस रेंज से लेके और इस रेंज के सभी बीटा पार्टिकल्स इसमें इमिट होते हैं जब भी बीटा डीके की प्रोसेस होगी। मतलब इतनी एनर्जी का बीटा पार्टिकल भी निकलेगा अगर मैं यहाँ इस एक्सिस पे एनर्जी ले लूँ, ई ले लूँ, इस एनर्जी का भी निकलेगा, इस एनर्जी का भी निकलेगा, इस एनर्जी का, मतलब एक फिक्स रेंज के अंदर हर एक एनर्जी का बीटा पार्टिकल इमिट होगा या बीटा रेज इमिट होंगी, तभी जो बीटा डीके है इसका स्पेक्ट्रम क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। और जो इसकी मैक्सिमम एनर्जी है, ग्राफ में एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे बीटा पार्टिकल की एनर्जी मैक्सिमम होगी, इस पॉइंट को अपने बोल देते हैं एंड पॉइंट एनर्जी, यानी ये एनर्जी जो होगी इसको एंड पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। ये नई चीज़ आपके लिए। तो बीटा रे एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूस, इट मीन्स इन बीटा डीके प्रोसेस देयर विल इमिट ऑल पॉसिबल एनर्जीज बीटा पार्टिकल, यानी कि एक फिक्स रेंज के अंदर जितनी भी एनर्जी की वैल्यूज हैं उन सभी एनर्जी के बीटा पार्टिकल का इमिशन होता है बीटा डीके में। तो तभी क्या होता है कि जो इसका स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है, और द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ बीटा स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड एंड पॉइंट एनर्जी, ठीक है। उसको एंड पॉइंट एनर्जी अपने कह देते हैं। फिर 10th क्वेश्चन आता है इसमें कि द न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस इज हेल्पफुल इन डिस्क्राइबिंग विच कंजर्वेशन लॉ इन बीटा डीके प्रोसेस, यानी बीटा डीके की जो प्रोसेस होती है उसमें जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस अपने पढ़ा था उससे अपने को कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ के बारे में यानी कि जानकारी मिलती है, या किस किस कंजर्वेशन लॉ को ये डिस्क्राइब करता है। तो 3 लॉ थे,
एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये तीनों कंजर्वेशन लॉ को ये फॉलो करता है जो न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस थी। अपने न्यूट्रिनो पार्टिकल निकालते हैं ना, वो इसी कारण निकालते हैं क्योंकि वहाँ पे जो लीनियर कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन है या एंगुलर मोमेंटम या एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का फॉलो नहीं हो रहा होता है। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सल लॉज हैं, इस कारण इनको फॉलो करवाना ज़रूरी था। तो इसका मतलब वहाँ पे अपने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो दो पार्टिकल निकाले थे। फिर आता है 14 क्वेश्चन कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय क्रिटिकल मास इन रेफरेंस टू न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के रेफरेंस में क्रिटिकल मास क्या होता है। तो क्रिटिकल मास आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, जो मैंने आपको 3 रीज़न करवाए थे न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू रखने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें करवाया था। तो क्रिटिकल मास इज़ द मास ऑफ ए फिशनेबल मटेरियल फॉर विच द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इज़ पॉसिबल एंड कंटिन्यू। यानी कि वो मास होता है जिससे अपने क्या कर सकते हैं, किसी न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंटिन्यू कर सकते हैं। किसी मटेरियल का वो मास जिससे वो रिएक्शन कंटिन्यू हो सकती है उसको अपने क्या बोल देते हैं, जो इसका क्रिटिकल मास है। और इफ़ द मास ऑफ मटेरियल इज लेस देन क्रिटिकल मास देन द न्यूट्रॉन्स विल लीक फ्रॉम द मटेरियल एंड फिजन विल स्टॉप। ये न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होगी वो स्टॉप हो जाएगी और न्यूक्लियर जो इसमें न्यूट्रॉन होंगे वो लीक हो जाएंगे अगर आपका जो मास है वो किससे कम है, क्रिटिकल मास से। तो क्रिटिकल मास वो वाला मास होता है, यानी मटेरियल का वो वाला साइज़ और मास जिससे क्या हो कि जो इसमें न्यूट्रॉन बने वो न्यूट्रॉन इस मटीरियल को छोड़ के बाहर ना जा पाए, ठीक है, इसके अंदर ही रहे मटेरियल के, ताकि वो अदर जो इसमें क्या है कि जो न्यूक्लियस है उनका क्या कर सकें, फिजन कर सकें। फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन भी देखो बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, आपको याद रखना है वैसे कि हैवी वाटर इज़ ए गुड मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। वाई, कि हैवी वाटर जो होता है वो एक गुड मॉडरेटर होता है, इसका रीज़न क्या है। तो ये अगर आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो चैप्टर के अंदर छुपा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो क्या क्यों है ये जो हैवी वाटर है वो गुड मॉडरेटर, क्योंकि हैवी वाटर इज़ ए गुड मॉडरेटर बिकॉज इट इज़ ईजीली अवेलेबल फॉर यूज़ ओवर सी एंड ओशियंस आर ए ह्यूज सोर्सेज ऑफ हैवी वाटर। क्योंकि जो अपने सी और ओशियंस है ना उसमें बहुत ही, आपको पता है वाटर तो होता ही है उसमें, अपने देखने को वाटर मिलता है, तो हैवी वाटर भी उनमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो इस कारण क्या होता है कि एक तो ये क्या होता है, ईजीली अवेलेबल हो जाता है, अपने को डायरेक्ट सी या ओशियन से मिल जाएगा हैवी वाटर, इसको ऐसे नहीं भी अलग से कोई फॉर्मेशन करना पड़ता है इसका, वो चीज़ नहीं है। फिर दूसरा कि इट इज़ चीप एज़ कंपैरिजन टू अदर मॉडरेटर्स, यानी कि जो अदर मॉडरेटर्स है उनके कंपैरिजन में सस्ता होता है, चीप होता है, अपने को इजीली जो चीज़ इजीली मिलती है वो सस्ती तो होगी, तो वो चीज़ है। फिर थर्ड है कि इट विल इजीली एब्जॉर्व द एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स इन फिजन, की फिजन जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्व भी इजीली से कर सकता है। तो ये 3 रीज़न है इसके, आपसे पूछ सकता है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। अब इसमें बचे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, वो कल तक आपको वीडियो मिल जाएगी, तब तक आप इसको पढ़ो, याद करो, नोट करो, कॉपी में लिख लिख के देखो, फिर ये आपके ये चैप्टर इस आसानी से याद होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बहुत लंबा चल गया ये चैप्टर, तो देखो आज मैंने पेज गिने, इसके 56 पेज का चैप्टर हो चुका है, ये 56 पेज कम नहीं होते, तो तभी क्या हुआ थोड़ा सा ये लंबा चला चैप्टर, क्योंकि थ्योरेटिकल चैप्टर था, सारा समझने वाला चैप्टर था। आपको क्या करना है, देखो चाहे 56 का हो, चाहे 50 का हो, चाहे 100 पेज का हो, आपको तो याद करने से मतलब होना चाहिए। अगर आपके, मैं चैप्टर तो चलो करवा दूंगा आपको, मान लो मैं सिलेबस खींच भी दूंगा, आपके कितना की याद हो रहा है, मैं तभी थोड़ा स्लो चल रहा हूँ कि आप साथ साथ में इसको याद करते चलो, ताकि आपको यानी कि बस एक बार इसको पढ़ लो, फिर आपको जब दोबारा रिवाइज करोगे तो और ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए ये वाला चैप्टर पढ़ना। तो फिजिक्स हमेशा से मैं कहता हूँ आप लिख लिख के याद किया करो इसको, फिजिक्स हमेशा लिख के याद होती है और कोई तरीका नहीं है फिजिक्स को याद करने का, ठीक है ना। आपने जो आज क्वेश्चंस किए हैं, ये क्वेश्चंस इसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हैं वो अलग से करके देखो, एक बार तो आप यहाँ से देख लो, पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वीडियो को आप ओनली देखा करो। नोट्स अगर बनाने हो तो क्या होगा आपको कि आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो, वहाँ से नोट्स आप इसके बना लिया करो। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।